हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रैक। आज की जो मेरा क्लास है इसमें मैं चैप्टर 1 एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें बहुत ध्यान से समझना है, नोट डाउन भी करना है। तो हम एग्जाम्पल एक स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1.5। अब देखो, सब लोग निकाल लो एनसीईआरटी की बुक। मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। हमें क्या गिवन है? ए चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नायलॉन थ्रेड। अनदर चार्ज मीन्स हमें क्या बोल रहे हैं? एक चार्ज स्फीयर है जो एग्जाम्पल 1.5 नायलॉन थ्रेड है, इसे एक स्फेरिकल चार्ज हुआ है, ये हैंग कर रहे हैं। और दूसरा एक चार्ज है, ये चार्ज प्लस 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 एंड प्लस। यहां से ये डायग्राम से क्लियर है कि दोनों पर डिफरेंट चार्ज है। यहाँ Q1 है, यहाँ Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन है R, एंड R दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर B held by an insulating handle is brought closer to A such that the distance between their center is 10 centimeter. ये 10 centimeter distance पे the resultant repulsion of A is noted. The sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D. Means दो uncharged sphere है, आइडेंटिकल, एक है C और एक है D। ये दोनों के कॉन्टेक्ट में C पर चार्ज, C अनचार्ज, और बट दोनों आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब इनिशियली इस पर चार्ज 0 था, इस पर Q1 था। जो दोनों को हम टच करेंगे तो चार्ज हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आएगा Q1/2 और यहाँ भी आ जाएगा Q1/2। सेम यहाँ Q2 है तो यहाँ Q2/2, यहाँ भी आएगा Q2। और फाइनली अब दोनों को हम रिमूव करते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है द रिजल्टेंट रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड। स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी as shown in the figure. C and D are then removed and B is brought closer to A by a distance of 5 centimeter between their center as shown in the figure. What is the expected repulsion of A on the basis of the Coulomb's law? अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इनिशियली अगर हम दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करें, इनिशियली जब तक ये दोनों कांटेक्ट में नहीं था, तो यहाँ चार्ज Q1, यहाँ Q2, तो अगर हम फोर्स लेते हैं F1 लेते हैं Q1 into Q2 अपॉन RS। जब हम C और D को कांटेक्ट में आइडेंटिकल है, कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों चार्ज हाफ हाफ हो जाएंगे। मींस Q1/2 यहाँ भी आ जाएगा, Q1/2 यहाँ है, Q2/2 यहाँ होगा, Q2/2 यहाँ पर। और फाइनली इन दोनों को कांटेक्ट में रखने के बाद ये दोनों को रिमूव कर दिया, C एंड D को। अब दोनों के बीच के सेपरेशन को हाफ कर दिया। मींस यहाँ है Q1/2 और यहाँ A पर और B पर है Q2/2, A और B, एंड सेपरेशन इज R/2। तो हमें न्यू फोर्स कैलकुलेट करना है। F1 डैश 1/4 पर मींस K Q1/2 into Q2/2 अपॉन R/2 डैश पर। ये रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? K Q1 Q2/2। तो हमें इससे रिजल्ट मिल रहा है कि F1 और F1 डैश बोथ आर इक्वल। दोनों इनिशियली भी अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू, फाइनली भी फोर्स हमने कैलकुलेट किया तो दिस वैल्यू। इसका मतलब फोर्स चेंज नहीं हो रहा। तो आंसर में देखोगे अनअल्टर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं एग्जाम्पल 1.6। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस पर चार्ज हमें गिवन है Q1, Q2 एंड Q3, और एक Q चार्ज
तीनों के वैल्यू इक्वल है, स्मॉल क्यू के इक्वल, एक बिग क्यू चार्ज के इसके सेंट्रॉइड पर रखा गया है। तो हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल वेयर बिग क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। तो अगर हमें यहां पर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें, बिग क्यू चार्ज पर अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, सेंट्रॉइड पर हमें फोर्स फाइंड करनी है, तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्स? तीनों वर्टिसेस पर 11th में आपने पढ़ा भी है कि अगर ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर अगर मास इक्वल होती है तो उसके सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स 0 होता है। तो सेम हम केस यहां पर हम दे रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस पर चार्ज इक्वल है, लाइक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, ये भी Q, और Q3 चार्ज, ये भी Q। साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और इसके सेंट्रॉइड पर चार्ज है B। अगर हम देखें तो सेंट्रॉइड से इच वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल, इसे हमने R से डिनोट किया, इसे R से, इसे R से डिनोट किया। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है O पर ड्यू टू, इसे हम A मार्क कर रहे हैं वर्टिस, इसे हम B मार्क कर रहे हैं वर्टिस, इसे हम C मार्क कर रहे हैं। फोर्स ऑन A, O ड्यू टू A, दिस डायरेक्शन। फोर्स ऑन O ड्यू टू B, दिस डायरेक्शन। फोर्स ऑन O ड्यू टू C, दिस डायरेक्शन। अगर हम तीनों फोर्स को कैलकुलेट करें तो F OA, F OB, F OC, तीनों F हैं, and this is equal to K big Q small q by R square। अगर हम दिस एंगल को कंसीडर करें तो दिस एंगल इज 120। अगर इस एंगल को भी हम देखें तो 120, ये एंगल भी 120। तो इन दोनों फोर्स को लेकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, दिस इज द पैरेललोग्राम, और फोर्स इज FBC। तो अगर हम FBC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो अंडर रूट ऑफ FOB स्क्वायर FOC स्क्वायर 2FOB FOC cos ऑफ 120। FOB FOC दोनों F के इक्वल, F स्क्वायर 2F स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2F स्क्वायर माइनस ऑफ F स्क्वायर अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू F एंड दिस इज इक्वल टू K big Q into a small q by R। तो F रिजल्टेंट FBC की वैल्यू हमें F की इक्वल मिली और FOA भी F है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे वेक्टर सम ऑफ FBC प्लस ऑफ FOA एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1.8 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में गिवन है एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड ए प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। Contrast the situation with that of the free falling under gravity। अब यहाँ पर दो डायग्राम हमें गिवन है। एग्जाम्पल 1.8, ये दो डायग्राम है। इस डायग्राम में हमें देखना है कि दो केसेस यहाँ गिवन है। फर्स्ट केस में ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड।
और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d। अगर हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉल करा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसी क्वेश्चन में बोले हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, मींस ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन में, d डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में। d मींस क्या हो गई, दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेम डिस्टेंस अगर प्रोटॉन को फॉल करे मींस E प्लस, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो हमें कैलकुलेट करना टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। d हमें गिवन है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 1.5 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड E दिस इज इक्वल टू 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देती है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन को फॉल करने में कितना टाइम लगेगा और प्रोटॉन को फॉल करने में कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट केस हम लेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, या इसको फिगर 1 लेते हैं एंड दिस इज द फिगर 2। फिगर 1 में हम आ जाए। फिगर 1 S दिस इज इक्वल टू UT प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर। S is D, free falling U is 0, हाफ एक्सेलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस मास कितना लेना है इस इलेक्ट्रॉन के लिए। दिस इज इक्वल टू हाफ फोर्स इज Q इनटू E। Q की वैल्यू क्या है, स्मॉल e, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इनटू E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ME इनटू टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस यहां से टाइम ऑफ फॉल दिस इज इक्वल टू 2ME इनटू D बाय E इनटू E, मींस TE इज √2 ME इनटू D बाय E। ये इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कैलकुलेट किया। अगर हम प्रोटॉन की केस लेते हैं, प्रोटॉन के मींस फिगर 2, इक्वेशन तो सेम बनेगा। अब फॉल है, इसका मतलब क्या है, अंडर ग्रेविटी नहीं लेना है, बिकॉज ग्रेविटी के फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेयर में वेरी स्मॉल, तो हम ग्रेविटी नहीं लेंगे। वैसे भी अगर ग्रेविटी को कंसीडर करना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बाहर हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दिस इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमें प्रोटॉन के लिए तो सेम हम इक्वेशन लेंगे, S दिस इज इक्वल टू UT प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर। S इज D, फ्री फॉलिंग 0, हाफ एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, प्रोटॉन के लिए तो MP इनटू टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वल टू D दिस इज इक्वल टू हाफ E इनटू E अपॉन MP into time of fall of proton, means time of fall 2MP into D by E into E, means TP this is equal to √2 MP into D by E into E। अब तुम दोनों केस में देखो, D कांस्टेंट, E कांस्टेंट, E कांस्टेंट, means time is directly proportional to √2 of mass। तो जिसकी मास ज्यादा है, अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन बाय टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज इक्वल टू √of MP by √of ME। MP is greater than ME, ratio greater than 1, means time of fall of proton is greater than time of fall of electron। मतलब प्रोटॉन को फॉल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो प्रोटॉन पहले फॉल करता इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन बाद में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं, इसको नोट डाउन आप लोग कर लो। जो अच्छे वाले क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लाइक नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे एग्जाम्पल 1.10। एग्जाम्पल 1.10।
एग्जाम्पल 1.10 हमें गिवन है डायपोल का केस। डायपोल से एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। एग्जाम्पल 1.10 हमें क्वेश्चन में गिवन है टू चार्जेस प्लस माइनस ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। प्लस और माइनस दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर मींस q1 is equal to plus of 10 microcoulomb and q2 this is equal to minus of 10 microcoulomb। दो चार्ज गिवन है इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर मींस इट फॉर्म अ डायपोल और दोनों चार्ज का बीच का सेपरेशन गिवन है 5 mm means length of the dipole is 2a and this is equal to 5 mm। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में गिवन है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट पार्ट a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center on the side of the positive charge। मींस अगर हम डायपोल इसका डायग्राम हम ड्रॉ करें तो ये है नेगेटिव चार्ज Q1 एंड दिस इज इक्वल टू मतलब Q2 हम लेते हैं क्योंकि P पॉइंट पॉजिटिव साइड के टुवर्ड्स है -10 माइक्रोकूलम एंड Q1 प्लस ऑफ 10 माइक्रोकूलम O इज द सेंटर। हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है which is at a distance r this is equal to 15 centimeter from the center of the dipole and 2a is the length of the dipole। तो इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ एक्सियल लाइन और एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E एक्सियल दिस इज इक्वल टू 2pr अपॉन 4 pi epsilon r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है कि सॉलिड डायपोल का केस है या नहीं। तो हमें r की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर मींस 15 into 10⁻⁻²। अगर हम r स्क्वायर लेते हैं तो 225 10⁻⁻⁴। अगर हम 2a ले रहे हैं तो a की वैल्यू आएगी 2.5 mm मींस 2.5 into 10⁻³ मीटर। तो अगर हम a स्क्वायर कैलकुलेट करें तो 6.25 10⁻⁻�6। डेसिमल अगर हटा दे तो 625 10⁻⁻8। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो r स्क्वायर देखो ये 3 डिजिट इसमें कोई डेसिमल नहीं है 3 डिजिट इसमें कोई डेसिमल नहीं है। यहाँ हम देखेंगे तो 10⁻⁻⁴ है और यहाँ मैं देख रहा हूँ तो 10⁻⁻8 है। दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस r स्क्वायर मींस r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर। तब इसको नेग्लेक्ट करके इसको सॉलिड डायपोल का केस लेंगे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखना है फॉर्मूला मींस E एक्सियल दिस इज इक्वल टू 2pr अपॉन 4 pi epsilon नॉट। a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे r स्क्वायर का होल स्क्वायर r4 यहां से हमने ले लिया r3 दिस इज इक्वल टू 2p by 4 pi epsilon नॉट r3। अब हमें p डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस q की वैल्यू गिवन है 10 माइक्रो into 2a this is equal to 5 into 10⁻⁻³ means 50 into 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर ये p की वैल्यू आ गई। तो E एक्सियल 1/4 pi epsilon नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9 into 10⁻⁹ into 2 into p is 50 10⁻⁻�9 अपॉन r की वैल्यू गिवन है 15 into 15 into 15 सेंटीमीटर है और 10⁻⁻² -2 10⁻⁻⁶। अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो अराउंड 50 to the 100 होगा
और ये हमें आ जाएगा 100 इंटू 9 मीन्स 900। पावर में हम देखें तो ये कैंसिल हो गई, तो ये 900 ऊपर है बाई 15 इंटू 15 और ये 10 के पावर 6 ऊपर गई और एक और 15, ये 60 हो गया। ये आ गए 4 बाई 15 इंटू 10 के पावर 5 हम कर लेते हैं, तो ये 40 डिवाइडेड बाई 15, 40 बाई 15 10 रेज़ टू पावर 5, 5 3 जा 8 जा मीन्स 2.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ई एक्सियल लाइन पर हमने कैलकुलेट करना। अगर हमें एक्सियल पर नोन है, ये ए पार्ट में था एक्सियल लाइन, और सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे from O on the line passing through O and normal to the axis of the dipole as shown in the figure. Second case is the equatorial line. Equatorial means perpendicular to the given plane. अगर हम इक्वेटोरियल का केस लेंगे और हमें ये बात नोन है कि दिस इज द केस ऑफ शॉर्ट डायपोल, अगर हमें शॉर्ट डायपोल हमें नोन है और हमें कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम रिलेशन यहां यूज करेंगे कि ई इक्वेटोरियल, ये हमें डायग्राम बी पार्ट में गिवन है, ये डायपोल है, यहां पर Q1, ये Q1 है प्लस में 10 माइक्रो कूलम, Q2 गिवन है माइनस ऑफ 10 माइक्रो कूलम, O is the center, 2A is the length of the dipole। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर R is equal to 15 सेंटीमीटर। तो जब हमें शॉर्ट डायपोल नोन है तो E इक्वेटोरियल, E एक्सियल डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2.67 10 raised to power 5 divided by 2 1.33 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। ये हमें इक्वेटोरियल लाइन के लिए। जब शॉर्ट डायपोल हमें नोन है तो हमारे पास रिलेशन है E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ E एक्सियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 10.11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10.11 क्वेश्चन में हमें गिवन है, सॉरी 1.11 क्वेश्चन में हमें गिवन है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर गिवन है। ये सभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, अभी मैं एक्सरसाइज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि हमें एक फिगर गिवन है, क्यूब है जिसके साइड ए है और A की वैल्यू है 0.1। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है E इज अल्फा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम्पल 1.11 में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है x डायरेक्शन में अल्फा x टू द पावर हाफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन y एंड z डायरेक्शन एंड दिस इज इक्वल टू 0। साइड ऑफ द क्यूब इज 0.21 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है और अल्फा गिवन है 800। हमें फाइंड करना है फ्लक्स नेट, सेकंड Q enclosed inside the cube, ये हमें फाइंड करना है। अगर हम डायग्राम से देखें तो ये हमें क्यूब गिवन है, ये क्यूब है।
ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन में गिरेंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट और राइट सरफेस होकर पास करेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी होता है जैसे परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, मींस इन दो फेस से होकर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। लाइक ये डिस्टेंस हमें ए गिवन है, मींस ओरिजिन से फर्स्ट प्लेट का डिस्टेंस ए, साइड ऑफ द क्यूब इज ए। एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट फ्रॉम द ओरिजिन। जिस प्लेट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस प्लेट का डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम डिस्टेंस टू डिस्टेंस, क्योंकि x इज द वेरिएबल। फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट सरफेस पे, मींस ये लेफ्ट सरफेस है। अगर हम यहां देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन, बट एरिया वेक्टर दिस इज द क्लोज सरफेस, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड और ये होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर ये क्लोज फेस है तो अंदर से तो हम देख नहीं सकते हैं, लाइक एरिया वेक्टर दिस डायरेक्शन में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो अगर फ्लक्स हम लेफ्ट सरफेस पर कैलकुलेट करें तो एरिया वेक्टर दिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन में। अगर हम राइट फेस को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिस डायरेक्शन, लेकिन ये क्लोज सरफेस है तो इसे तो सिर्फ हम यहां से देख सकते हैं, यहां अंदर से नहीं देख सकते बिकॉज दिस इज द क्लोज सरफेस। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले हम लेफ्ट सरफेस पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स लेफ्ट सरफेस बिकॉज दिस इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को हम एन कैप से डिनोट करते हैं। तो यहां देखेंगे तो एरिया वेक्टर एन कैप ये है। अगर हम लेफ्ट सरफेस में बात करें तो एरिया वेक्टर दिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन में, एंगल इज 180 डिग्री एंड 180 डिग्री cos 180 इज -1, तो माइनस ऑफ e इनटू माइनस ऑफ e इज अल्फा x टू द पावर हाफ। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए स्क्वायर एंड क्यूब का साइड a है तो एरिया ऑफ each प्लेट इज a स्क्वायर एंड x इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट फ्रॉम द ओरिजिन। तो फर्स्ट प्लेट लेफ्ट प्लेट का डिस्टेंस है a, तो माइनस अल्फा a के पावर हाफ इंटू a स्क्वायर a के पावर 5/2। ये लेफ्ट सरफेस की एरिया। सेम हम फ्लक्स अगर हम राइट सरफेस पर, अभी हमें वैल्यू नहीं पुट करना है, हम लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हो सकता है वन टाइम ही हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम फ्लक्स राइट सरफेस पर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर हमें फ्लक्स राइट पर चाहिए तो ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर मीन दिस इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, थीटा ए 0 डिग्री मींस ई इनटू ए, ई इज alpha x to the power half, area is a square and x is the distance of the plate from the origin, तो a और a through a, this is to alpha 2a की power half into a square means this is equal to root 2 alpha a की power 5/2। ये हमारा आ गया फ्लक्स राइट सरफेस पर। अगर हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करें, अगर हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स नेट, फ्लक्स लेफ्ट, फ्लक्स ऑफ राइट सरफेस, लेफ्ट सरफेस में हमें फ्लक्स है माइनस अल्फा ए के पावर 5/2, राइट में रूट 2 अल्फा ए के पावर 5/2, दिस इज इक्वल टू अल्फा ए के पावर 5/2 रूट 2 माइनस अल्फा इज द डिस्टेंस, अल्फा हमें गिवन है इसकी वैल्यू 800, तो अल्फा की वैल्यू 800, a इज 0.21 टू द पावर 5/2, रूट 2 इज 1.414 माइनस ऑफ 1, अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आता है 0.15, इसकी वैल्यू अराउंड
1.05 ये हमारा नेट फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स नेट Q net means Q enclosed upon epsilon naught means Q enclosed is equal to epsilon naught into phi net. Epsilon naught is 8.85 10 raised to power minus 12 into phi, इसकी वैल्यू है 1.05 कूलम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे एग्जाम्पल 1.12। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे 1.12। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर और उसके रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें नोन है, लेंथ गिवन है और ओरिजिन को सिलेंडर के सेंटर पर रखा गया है। ओरिजिन मीन्स the origin is at the center of the right circular cylinder। अब उसमें केस हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम राइट को देखेंगे मीन्स राइट डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 यूनिट वेक्टर आई न्यूटन पर कूलम if x is greater than 2 and electric field is minus of 200 I cap Newton per coulomb if x is less than 2। हमें कैलकुलेट करना है इसमें what is the net outward flux through each flat face। फ्लैट फेस का मतलब होगा सर्कुलर। फ्लक्स थ्रू each फ्लैट फेस। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। मतलब साइड का मतलब है फ्लक्स थ्रू साइड। साइड का मतलब हो गई कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस। ये हमें कैलकुलेट करना है। और थर्ड पार्ट में हमें चाहिए व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। थर्ड में नेट फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। और फोर्थ में हमें चाहिए क्यू नेट कैलकुलेट। ये हमें गिवन। अब अगर इस क्वेश्चन पर हम आए तो हम इसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें गिवन है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये हमें सिलेंडर गिवन है। दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर। दिस इज द एक्सिस, यहां ओरिजिन है, ये y एक्सिस और ये है x एक्सिस एंड दिस इज द फ्लैट फेस। दिस इज द फ्लैट फेस। यहां ओरिजिन है, टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर मीन्स ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस गिवन है r। दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें फर्स्ट ये राइट है फेस, फ्लैट फेस, ये लेफ्ट फ्लैट फेस है। तो हमें फ्लैट फेस अगर हम राइट पर देखें तो ये सर्कल है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन
राइट फेस में x ग्रेटर देन 0 दिस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करना है। तो फ्लक्स अगर हम फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, इच फ्लैट फेस मतलब राइट और लेफ्ट से हमें चाहिए। तो फ्लक्स राइट पर हम लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 200 यूनिट वेक्टर आई का, एरिया इच पाई आर स्क्वायर और एरिया वेक्टर आउटवर्ड है आई कैप, आई डॉट आई इज 1, 200 पाई आर स्क्वायर मीन्स 200 pi is 3.14, r is 5 centimeter whole square. This is equal to 1.57 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो हमने राइट फ्लैट फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अगर हम लेफ्ट फ्लैट फेस पर कैलकुलेट करें फ्लक्स लेफ्ट पर, एरिया वेक्टर दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, ई इज माइनस ऑफ 200 आई कैप डॉट एरिया इज माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर आई कैप, आई डॉट इज आई माइनस माइनस प्लस, सेम आएगा रिजल्ट 200 पाई आर स्क्वायर and this is equal to 1.57 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो इस फ्लैट फेस से हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमें पूछा कर्व सरफेस। अगर हम यहाँ कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो एरिया वेक्टर दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन मींस थीटा इज 90 डिग्री। इसका मतलब बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट के आंसर अगर हम लेंगे तो फ्लक्स कर्व सरफेस, इसी को फ्लक्स थ्रू द साइड बोलते हैं, साइड मींस कर्व सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का बीच का एंगल 90 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए फ्लक्स नेट थर्ड पार्ट में। तो अगर फ्लक्स नेट हम थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करें तो फ्लक्स लेफ्ट सरफेस, फ्लक्स राइट सरफेस, फ्लक्स कर्व सरफेस। लेफ्ट में 1.57, राइट में 1.57, कर्व में 0, 3.14 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। एंड फोर्थ में हमें चाहिए क्यू नेट, तो फाई नेट दिस इज इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट मींस क्यू नेट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई नेट, एंड दिस इज इक्वल टू 8.85 इनटू 10⁻⁻12 इनटू फाई नॉट इज, फाई नेट इज 3.14। यहाँ से क्यू नेट की वैल्यू है। नेक्स्ट हम आ जाएं 1.13। 1.13 क्वेश्चन में हमें गिवन है एन अर्ली मॉडल, हमें जो गिवन है क्वेश्चन में एन अर्ली मॉडल वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जेई और नीट में डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठाकर डाला गया है, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। हमें इस क्वेश्चन में अर्ली मॉडल वाले में एक बार रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन 1.13। एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज्ड point nucleus of the charge Za
surrounded by a uniform density of the negative charge up to a radius r. ओके मतलब होल वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी हम बोलते हैं एटम एज ए होल इज न्यूट्रल. द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल. फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस. मतलब r इज द वेरिएबल. इनसाइड में भी हम देखेंगे, आउटर में भी देखेंगे. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना. 1.13 means atom as a whole is neutral. Like ये हमने एटम ले लें और इसके अंदर हमने यहां न्यूक्लियस लिया. न्यूक्लियस में प्लस ऑफ जेड इनटू चार्ज, बट इसकी साइज बहुत छोटी है और बिगर इज द रेडियस ऑफ एटम. एटम के रेडियस को हमने बिगर से मीन्स एटम एज ए होल इज न्यूट्रल का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर है उतनी ही नेगेटिव चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है. जितना पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस में है उतनी ही नेगेटिव चार्ज इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है. होल वॉल्यूम में इतने ही नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हमने जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमने ब्लू से दिखाया, न्यूक्लियस को ग्रीन से दिखाया और ये हमने येलोइश कलर से हमने दिखाया पूरे एटम को. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इनर गॉसियन सरफेस में चाहिए. इस इनर गॉसियन सरफेस लाइक हम इसको इस कलर में दिखाते, स्मॉल आर रेडियस. और फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार हम आउटर में देखेंगे, स्मॉल आर रेडियस मीन्स स्मॉल आर इज द वेरिएबल. फर्स्ट हमें ये हमारा एटम है, ये है एटम. अगर हम वॉल्यूम की टर्म में देखें तो जितना यहां न्यूक्लियस में पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज इस होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अगर हम आर रेडियस की वॉल्यूम में देखें तो टोटल कितने नेगेटिव चार्ज. अगर हम वॉल्यूम की टर्म में देखें तो न्यूक्लियस की साइज तो नेग्लिजिबल है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करें तो हम ये देखेंगे कि इस होल वॉल्यूम में केवल नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो फर्स्ट केस हम लेंगे इनर के लिए, मीन्स स्मॉल आर लेस देन आर. और न्यूक्लियस को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हम लिखेंगे 4/3 बिग आर क्यूब वॉल्यूम. दिस होल वॉल्यूम में टोटल नेगेटिव चार्ज कितनी है, माइनस ऑफ जेड. तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी नेगेटिव चार्ज होगा, तो माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 पाई आर क्यूब दिस वॉल्यूम में कितनी नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम इसे लिखेंगे माइनस जेड ई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया. तो हमें टोटल नेगेटिव चार्ज अगर हम देखें तो माइनस ऑफ जेड ई मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं. स्मॉल क्यू की वैल्यू हमें मिल गई, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड ई बाई आर क्यूब इंटू आर क्यूब. ये टोटल नेगेटिव चार्ज हमें मिल गया. बट अगर हम देखें हमने तो वॉल्यूम वाइज न्यूक्लियस को नेग्लेक्ट किया, बट अगर दिस वॉल्यूम में देखें तो इसमें तो न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड है. तो अगर हम क्यू नेट कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू जेड ई न्यूक्लियस की चार्ज प्लस ऑफ स्मॉल क्यू, दिस इज इक्वल टू जेड ई माइनस ऑफ जेड ई आर क्यू बाई आर क्यू. तो जेड ई कॉमन ले लिया, 1 माइनस ऑफ आर क्यू बाई आर क्यू. ये हमें क्यू नेट की वैल्यू मिल गई. अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे.
यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गॉस थ्योरम हम लेंगे तो E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught means E into inner surface 4 pi r square Q net की वैल्यू हमें कितना मिल गया, हमने ये कैलकुलेट किया Q net दिस इज इक्वल टू ZE 1 minus RQ by RQ means E is ZE 4 pi r square 1 minus RQ by RQ. This is equal to ZE upon और एप्सिलॉन नॉट भी है Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लो माइनस 1 बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यू बाई आर क्यू दिस इज इक्वल टू ZE बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर बाई आर दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनर में। और जैसे से हम आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अगर हमें ऑन द सरफेस ही देखना है तो ऑन द सरफेस अगर हम देख रहे हैं जैसे लाइक ये रेडियस हमने लिया तो यहाँ नेगेटिव कम है पॉजिटिव टोटल न्यूक्लियस, अगर और रेडियस बढ़ाया तो नेगेटिव बढ़ती जाएगी, मतलब नेट चार्ज कम होते जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज कम होती जाएगी। अगर हम सरफेस पर आ जाए तो जितना नेगेटिव है उतने पॉजिटिव के इक्वल होगा। तो ऑन द सरफेस अगर हम स्मॉल और बिगर के इक्वल लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ZE बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ R बाई आर क्यूब दिस इज इक्वल टू 0। तभी हम बोलते हैं एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। नेक्स्ट हम अब आ जाएं, हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 1.9। एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1.9। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.9 हमें इस क्वेश्चन में गिवन है a system has a two charges QA is equal to plus of 2.5 10 raised to power minus 7 coulomb and QB is minus of 2.5 10 raised to power minus 7 coulomb located at A is 0 0 minus 15 and B is 0 0 plus 15 respectively. What is the total charge and electric dipole moment? अगर हमें 1.9 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.9 इसमें हमें गिवन है QA 2.5 10 raised to power minus 7 coulomb and QB minus of 2.5 10 raised to power minus 7 coulomb और दोनों के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट हमें गिवन है इन दोनों का, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 0 0 minus of 15 and B is 0 0 plus of 15 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है नेट चार्ज। तो हम देखेंगे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट नेचर का है, तो डायपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
तो डायपोल पर नेट चार्ज 0 होगा। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट वाइज देखें तो ये जेड एक्सिस हो गई, यहां हमने ऑरिजिन लिया। अगर हम ए चार्ज देखेंगे तो ए है, ए का कोऑर्डिनेट है 0 0 -15 मींस ए 0 0 -15 सेंटीमीटर। और अगर बी लेते हैं तो यह है 0 0 +15 सेंटीमीटर। और ए पर चार्ज है क्यू ए और बी पर चार्ज है क्यू बी, तो क्यू नेट ऑन द डायपोल दिस इज इक्वल टू 0। सेकंड है डायपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एनी वन चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। एनी वन चार्जेस इज 2.5 × 10⁻⁷ into length is 30 × 10⁻⁻². This is equal to 75 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। This is the dipole moment. Next question हम लेंगे 1.10 में है an electric dipole of dipole moment P की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁹ कूलम is aligned at an angle of 30 degree theta this is equal to 30 degree हमें गिवन है। in a uniform electric field E की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, तो टॉर्क दिस इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी गिवन है 4 × 10⁻⁹ ई इज 5 × 10⁴ साइन ऑफ 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 20 10⁻⁵ साइन 30 इज 1/2 10 × 10⁻⁵ मीन्स -4 न्यूटन मीटर। टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं 1.12 जस्ट इंडक्शन टाइप ये क्वेश्चन है, इंडक्शन से रिलेटेड 1.12 1.12 क्वेश्चन में हमें गिवन है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatics repulsion if the charge on each sphere is 6.5 × 10⁻⁷? ये क्वेश्चन कराने का मेरा मेन पर्पस ये था क्योंकि 1.13 इसी से रिलेटेड है। 1.12 QA Q1 या Q2 दोनों Q के इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। और दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। सेंटर के बीच का सेपरेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भी हम चार्ज कंसीडर करें जैसे तो पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज होगा तो डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो R की वैल्यू हमें गिवन है 50, तो फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो K Q1 Q2 by R K is 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 दोनों Q है तो 6.5 × 10⁻⁷ to the whole square upon R is 50 × 10⁻⁻², ये न्यूटन है। सेकंड बी पार्ट में इसने बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन
if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half, मीन्स लाइक अगर हम जनरल में फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो K Q1 Q2 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये A पार्ट रहता। अगर हम B पार्ट को कैलकुलेट करें तो F डैश, चार्ज को डबल कर दिए, ईच स्फीयर पर चार्ज डबल है एंड द डिस्टेंस इज हाफ, तो K Q डबल है और डिस्टेंस है हाफ, दिस इज इक्वल टू K 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, 4 यहाँ मीन्स 16 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर मीन्स 16 K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज F डैश, मीन्स F डैश इज 16F। यहाँ से आपने F की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो सेकेंड पार्ट में फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें 1.13% इसी से रिलेटेड, अगर हम 1.13 क्वेश्चन में आए तो हमें क्या गिवन है, सपोज द स्फीयर A एंड B इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों का साइज सेम है, आइडेंटिकल साइज, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from both, what is the new force of repulsion between A and B? हमें क्या गिवन है, एक स्फीयर है A और एक है B, दोनों पर इनिशियली Q चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन है R। एक थर्ड स्फीयर आइडेंटिकल बट अनचार्ज फर्स्ट A के कांटेक्ट में रखेंगे, तो अगर हमने A के कांटेक्ट में रखा C को तो इनिशियली इस पर चार्ज था 0 और इस पर था Q, तो जब भी आइडेंटिकल होगा तो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, मींस यहां से यहां चार्ज के फ्लो होते रहेंगे और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पर इक्वल चार्ज नहीं हो जाए। तो इक्वल होने के लिए अगर साइज इक्वल है तो डायरेक्टली हम दोनों चार्ज का मीन कैलकुलेट कर ले, 0 और Q है तो 0 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 मींस Q बाई 2 इसे मिल गया और Q बाई 2 इसे मिल गया। अब क्या करना है, इसे यहां से उठाकर हमने यहां रख दिया इसके कांटेक्ट C को, अब C पर चार्ज है Q बाई 2, अब B पर चार्ज Q, जब कांटेक्ट में होगा तो फिर से इक्वली चार्ज डिवाइड हो जाएगा, तो यहां चार्ज हम मीन फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो 0 प्लस Q बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मींस दिस इज इक्वल टू 3Q बाई 4 मींस 3Q बाई 4 इसे मिल गए और 3Q बाई 4 इसे मिल गया। अब फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, दोनों से हटा दिया, तब न्यू केसेज में अब A पर चार्ज आ गई Q बाई 2 और B पर चार्ज आ गई 3Q बाई 4 और दोनों के बीच का है सेपरेशन R। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू फोर्स की वैल्यू। हमने इनिशियल केस में फोर्स जो हमने लिया, ये फर्स्ट केस में जो फोर्स लिया, दिस इज इक्वल टू K इंटू Q स्क्वायर बाई R। अब न्यू यहां जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे फाइनल, तो ये आएगा K Q बाई 2 3Q बाई 4 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 4 टू जा 8 मींस 3 बाई 8 K इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर मींस फोर्स जो फाइनल है 3 बाई 8 टाइम्स फोर्स इनिशियल फोर्स हम यहां से कैलकुलेट कर लें और यही वैल्यू यहां पुट कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1.14, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है 1.14।
अगर हम देखें 1.14 में तो हमें डायग्राम गिवन है, दो प्लेट है, एक है पॉजिटिव प्लेट और दूसरा है नेगेटिव प्लेट, और यहां से चार्ज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यहां से चार्ज प्रोजेक्ट। हमें यह पूछा जा रहा है इस तीनों में चार्ज का नेचर क्या है। तो सबसे तो ये क्लियर है कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव प्लेट के टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट होगा। मींस 1 and 2 आर नेगेटिवली चार्ज एंड 3 is पॉजिटिवली चार्ज। अब हमें पूछा गया है कि किसके Q by M रेशियो बड़ी होगी, तो यहां पर सिर्फ आपको आंसर यही करना है, मोर डिफ्लेक्शन मोर Q by M रेशियो, Q by M रेशियो। इसका मतलब थर्ड में मोर डिफ्लेक्शन है, इसका Q by M रेशियो इसी के बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए 1.15 में। 1.15 इस क्वेश्चन में गिवन है, कंसीडर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर हमें गिवन है एंड दिस इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of the side 10 centimeter? जो स्क्वायर है इसके साइड A है 10 सेंटीमीटर और ये YZ प्लेन में, लाइक ये y और ये z, तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। मींस जो साइड तुम्हें लिखा है ना क्वेश्चन में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। अगर yz प्लेन है तो x डायरेक्शन, xy होगा तो z डायरेक्शन, xz होगा तो y डायरेक्शन। इसका मतलब yz प्लेन में है तो एरिया वेक्टर हम लिख सकते हैं 100 10⁻⁴ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और yz प्लेन है तो एरिया वेक्टर x डायरेक्शन में I क्या, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स इज E वेक्टर डॉट ऑफ E वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 3 into I डॉट I 1 हो जाएंगे, तो रिमेनिंग सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लें 10⁻³ into 100 into 10⁻⁻⁴, दिस इज इक्वल टू 300 10⁻⁻⁻1, दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर कूलम into मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में इसने बोला है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है 60 डिग्री। नॉर्मल जब भी बोले तो एरिया वेक्टर के साथ, तो थीटा इज 60, तो फ्लक्स इज EA cos of 60। E into A की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 30, cos 60 is half 15 न्यूटन पर कूलम into मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 1.17। 1.16 का सुन लो, डायरेक्ट आंसर लिखना है। What is the net flux of uniform electric field of the exercise 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate plane। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्यूब होगा तो उसमें नेट फ्लक्स जीरो होगा, लेकिन कंडीशन है आपको हमेशा याद रखना है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1.16 में हमें कैलकुलेट जो करना है नेट फ्लक्स, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम क्यूब का रखेंगे तो उसमें नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.17 केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 into 10⁻³ Newton per meter, Newton meter square per coulomb. What is the net charge inside the box?
हमें फ्लक्स नेट गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है चार्ज नेट। नेट चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, हमें फ्लक्स नेट की वैल्यू गिवन है। अगर हमें फ्लक्स नेट गिवन है, चार्ज नेट की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्लक्स नेट 1.17, फ्लक्स नेट फ्लक्स हमें गिवन है 8 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज? तो फाइव नेट क्यू नेट बाय एप्सिलॉन। तो Q net is epsilon naught into 5. Epsilon naught 8.85 10 raised to power minus 12 into 5 8 into 10 raised to power 3. ये कूलम है। Second part, if the net outward flux through the surface of the box were 0, net flux 0 है, could you conclude that there were no charge? No, because एक एग्जांपल हम ले सकते हैं डायपोल। डायपोल पर चार्ज तो है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उस पर केवल नेट चार्ज की वैल्यू 0। से नेट चार्ज अगर डायपोल से 0 है तो उससे नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, चार्ज होगा। तो हम एग्जांपल में ले सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल है तो चार्ज तो है, नेट चार्ज 0 है तो नेट फ्लक्स 0। 1.18, अगर 1.18 पर हम आ जाएं तो इस क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट चार्ज ऑफ फ्लक्स ऑफ 10 माइक्रो कूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। What is the magnitude of the electric flux through the square? हमारे एक स्क्वायर प्लेट है, इसके साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये है 10 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेट हो और इसे हमें क्लोज सरफेस बनाना है तो हमें क्यूब बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, इस साइड हमें 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्यूब जो होगी उसकी हाइट होगी 10 सेंटीमीटर। तो अगर क्यूब के अंदर अगर चार्ज इनक्लोज्ड है तो उससे हमें फ्लक्स होगा, लेकिन अगर आउटसाइड होगा तो उससे फ्लक्स नहीं होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स 5 सेंटीमीटर का। मतलब अगर हम क्यूब बनाते हैं तो क्यूब की हाइट हमें 5 मतलब 10 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर इसके अंदर आ जाएगी। और यहाँ चार्ज की वैल्यू गिवन है प्लस 10 माइक्रो कूलम की चार्ज हमें गिवन है। तो क्लोज सरफेस में फ्लक्स, क्लोज सरफेस बनाएंगे तो क्यूब में कितनी फेसेज होगा? फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब का मतलब है 6 फेसेस में फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन। फ्लक्स थ्रू 1 फेस, तो ये आएगा 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन। दिस इज इक्वल टू 1/6 क्यू इज 10 टू पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10 टू पावर -12 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.19 हमें गिवन है ए पॉइंट चार्ज of 2 into 10 raised to power minus a point charge of 2 microcoulomb is at the center of the cubical Gaussian surface। cubical Gaussian surface है, उसके सेंटर पर एक चार्ज है।
2 माइक्रोकूलम की चार्ज गॉसियन सरफेस है, उसके सेंटर पर रखिए, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। 2 माइक्रोकूलम की चार्ज इसके सेंटर पर है। Means हमें given a point charge of 2 microcoulomb is at the center of the cubical Gaussian surface, 9 centimeter age. What is the net electric flux through the surface? Flux means charge enclosed upon epsilon naught. Q की वैल्यू given है 2 माइक्रो, epsilon naught 8.85 10 raised to power minus न्यूटन पर कूलम 1.20. A point charge cause the electric flux. Flux given है negative, इसका मतलब given charge is negative 1 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb into meter square through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius. Radius given है 10 centimeter. Center on the charge. If the radius of the Gaussian surface is double, like initial radius ये r, अगर radius को double कर दे तो r double, how much flux will pass through the surface? Flux is independent of the radius of the Gaussian surface. तो वैल्यू सेम रहेगा, 5 की वैल्यू माइनस ऑफ 1 into 10 raised to power 3. Second part, what is the value of point charge? Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स दिस इज इक्वल टू Q by epsilon, means Q is epsilon naught into 5, 8.85 10 raised to power minus 12. 5 is minus 1 10 raised to power 3. This is equal to minus of 8.85 10 raised to power minus 9 कूलम, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊं। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज। कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर अननोन चार्ज क्यों है और इसके रेडियस है 10 सेंटीमीटर। If the electric field 20 centimeter from the sphere is, इससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, मीन्स x is equal to 20 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 10 raised to power 3 10 raised to power 3 न्यूटन पर कूलम। हमें कैलकुलेट करना है and the point radially inward. इसका मतलब क्या है कि given charge the negative charge. Radially inward means negative, radially outward means positive, means electric field this direction. तो हमें कैलकुलेट करना what is the net charge on the sphere. पहले हम 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो E के लिए फॉर्मूला होता है Q by 4 pi epsilon naught x square. And this is equal to 1.5 10 raised to power 3. Q की वैल्यू हमें चाहिए 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to power 9 into Q. Distance given है 20 centimeter. 20 into 10 raised to power minus 2 का square is equal to 1.5 10 raised to power 3. तो Q की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.5 10 raised to power 3 into 400 10 raised to power minus 4 upon
9 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हमने क्यू के वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 1.22। अगर हम 1.22 क्वेश्चन पर आए, 1.22 में a uniformly charged conducting sphere 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere. हमें surface charge density given है 1.22. Surface charge density means sigma. This is equal to 800 micro coulomb per meter square, and diameter this is equal to 2.4 meter. Has the surface charge density of this. Find the charge on the sphere. तो सिग्मा होता है Q by A. Q हमें चाहिए तो सिग्मा इंटू A। सिग्मा है 800 10⁻⁻6 into 4 pi, R is 1.2, 4 pi R is ये कूलम है। What is the total electric flux leaving the surface? Means positive charge है तभी flux leaving होगा, तो flux is Q by epsilon। Q की वैल्यू गिवन है 800 10⁻⁻6 into 4 pi into 1.44 divided by 8.85 into 10⁻⁻12 न्यूटन पर कूलम into मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 1.23 पर आना है। 1.23 हमें इस क्वेश्चन में गिवन है इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field is 9 into 10⁻⁴ Newton per coulomb at a distance of r is 2 centimeter. Calculate the linear charge density, lambda calculate। The electric field line charge से होती है E is lambda by 2 pi epsilon naught। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड by 4 pi epsilon naught। 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10⁻⁹ into 2 lambda divided by r की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट कर लें तो लैम्डा आ जाएगा E की वैल्यू हमें गिवन है 9 into 10⁻⁴, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 into 10⁻² minus 2 अपॉन 9 into 10⁻⁹ into 2। नेक्स्ट इज 1.24। 1.24 इस क्वेश्चन में हमें गिवन है टू लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर on their inner faces. The plate has a surface charge density of the opposite sign and magnitude of 17 into 10⁻⁻22 coulomb per meter square. What is the electric field in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate, between the plate? तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करें, सिग्मा हमें गिवन है 17 10⁻⁻22
कूलम पर मीटर। तो हमें यहाँ 3 रीजन बन रहे हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। दिस इज द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, और आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। Outer region of the second plate, electric field region third, sigma 1 plus sigma 2 by 2 epsilon. Between the plate, sigma 1 minus sigma 2 by 2 epsilon. अब हमें sigma 1 की वैल्यू प्लस में गिवन है और sigma 2 गिवन है माइनस में 17 10 to the power minus 2। अब वैल्यू पुट कर लो तो रीजन फर्स्ट में सिग्मा 1 पॉजिटिव सिग्मा 2 नेगेटिव, तो वैल्यू 0 आ जाएगा। यहां पर हम करेंगे रीजन 2 में, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों इक्वल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज 17 10 to the power minus 22 by एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10 to the power minus 12। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन थर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वैल्यू 0। अब हम 1.25 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 1.25 1.25 इस क्वेश्चन में गिवन है एंड वर्ल्ड ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, वर्ल्ड ड्रॉप में 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस n is equal to 12 हमें गिवन है। इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 2.55 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम, और डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। एस्टिमेट द रेडियस, रेडियस हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ड्रॉप के रेडियस। तो जैसे डेंसिटी दिया है, इसका मतलब वेट की बात कर रहा हूं, तो mg force, this is equal to q into E. Mass is volume into density, q is n into E, volume is 4/3 pi r cube, density हमें given है 1.26 10 raised to power 3, ये मास होगा into g से इसमें मल्टीप्लाई, g से भी मल्टीप्लाई है into 9.8, this is equal to n is 12, E is 1.6 minus of 90 into इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2.55 10 raised to power 4, यहां से R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे वो एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस से कट गया है। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन 1.30 obtain the formula for electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss theorem। हमारे सिलेबस में केवल गॉस थ्योरम के हेल्प से है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite long wire,
1.30 लाइक दिस इज द इनफाइनाइट लॉ। हमने यहाँ ऑरिजिन लिखा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P पर कैलकुलेट करना विच इज एट ए डिस्टेंस S। यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट इसी पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, रिजल्ट सेम है। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट, इसमें चार्ज dq है और इस एलिमेंट का लेंथ dy विच इज एट ए डिस्टेंस y। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी d। हमने एज्यूम कर लिया दिस एंगल इज थीटा। इसके कंपोनेंट अगर हम लिखें तो एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरी कंपोनेंट ये। सेम यहां से अगर हम दूसरे सेक्शन लेते हैं तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी d। अगर हम सेम डिस्टेंस y पर अगर हम लेते हैं dy, इसमें चार्ज dq, तो सेम एंगल ये थीटा बनेगा। मीन दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो हमें दो सेक्शन लेकर सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ DE का cos का कंपोनेंट होगा, यहाँ इस D का cos का कंपोनेंट और यहाँ DE sin का कंपोनेंट है, यहाँ भी DE sin की कंपोनेंट। तो sin के कंपोनेंट फाइनली कैंसिल होगा, cos के कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा। तो अगर हमें जैसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें DE cos थीटा अगर हमें चाहिए, तो जैसे यहाँ से इनफाइनाइट लेंथ तक हम लेंगे, जैसे इनफाइनाइट लेंथ पर लोगे, लेंथ बढ़ाते जाओगे तो थीटा बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम 90 डिग्री होगा। तो हम ई नेट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम एक साइड में 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर लेते हैं। वैसे ही सिमेट्री नीचे भी आएगा तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ई नेट इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 2DE cos थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू DE cos थीटा। अब DE की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो D अगर हम रखें तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी dq बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है a, ये y है, ये हमने r ले लिया, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर होगा और cos थीटा, यहाँ हम cos थीटा लेंगे और dq होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी dq बाय dy, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। तो dq किसके इक्वल होगा, लैम्डा इनटू dy। dq दिस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dy। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर ले dq का, तो ई नेट अगर हम लेंगे तो 2 बाई 2 इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी dq की वैल्यू लैम्डा इनटू dy, लैम्डा इनटू dy अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर इनटू cos थीटा, यही तो हम लेंगे। अब अगर हमें dy को रिप्लेस करना है तो y और a में रिलेशन लेते हैं, y बाई a परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होगा, मीन्स y दिस इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर हम dy लेते हैं तो a tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इनटू तब dy के वैल्यू हम अगर यहाँ पुट कर लें तो e नेट दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी लैम्डा दिस इज इक्वल टू लैम्डा और dy दिस इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा इनटू cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। y की वैल्यू है a tan थीटा, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर ले तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इनटू प्लस ऑफ a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मींस 2 लैम्डा कांस्टेंट है हमने बाहर निकाल दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया,
तो क्या बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा इनटू d थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा, दिस कैंसल 0 टू इंफिनिटी। जब y इंफिनिटी है मींस थीटा की वैल्यू तो 90 होगी, क्योंकि इनफाइनाइट लाइक यहां लेंगे तो देखो थीटा बढ़ती चली जाएगी, तो इंफिनिटी का मतलब ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो लिमिट हम चेंज कर दें 2 से 2 आ गए मींस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर लिमिट ऑफ a स्क्वायर, और एक और a था पहले से, तो एक a से a भी कैंसिल हो गई, तो ये बच गया 0 टू पाई बाई 2 cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा के इंटीग्रेशन sin थीटा, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a sin थीटा लिमिट इज 0 टू पाई बाई 2, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a line charge using Gauss theorem. Okay, all the best.